अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। अगर हम सिंपली बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी क्या है कि बेसिकली वो एक वे है, वो एक मेथड है जिसमें आप बेसिकली प्रेजेंट में जो आपका मटेरियल होता है, आप उसको जो आपने या लर्न किया होता है पास्ट में, उसको रिकॉल करते हैं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको आपने अभी लर्न किया होता है या पास्ट में लर्न किया होता है, आप उसको रिकॉल करते हैं। तो वो जो रिकॉलिंग का मेथड है, जो उसको आप सिंपली कहते हो, अगर आप आसान टर्म में बात करें तो उसको आप कहते हो मेमोरी। जैसे एक स्टूडेंट ने अगर कोई क्वेश्चन याद किया तो एग्ज़ाम से पहले उसको दोबारा जो है वो मेमोराइज़ करेगा, दोबारा उसको रिकॉल करेगा, दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करेगा। तो वो जो उसको रिप्रोड्यूस करके अपने उस चीज़ को जो है वो मेमोराइज़ करेगा, उसे कहेंगे कि मेमोरी। आगे ये दो लोग ने जो है वो अपने अपने तरीके से जो है वो मेमोरी को डिफ़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले आ जाता है आपके पास वुडवर्ड। वुडवर्ड ने ये कहा था कि मेमोरी क्या है, इज़ रिलेटेड टू रिमेम्बरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न ऑब्जेक्ट। जब आप वो चीज़ें जो आपने पहले से सीखी हुई होती हैं, जब आप उनके बारे में जो है वो आप उनको जो है वो याद करते हो, तो उसे कहते हैं मेमोरी। जबकि आइजनबर्ग ने क्या कहा था कि मेमोरी क्या है, एक इंसान के अंदर एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है जिससे वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है फ्रॉम अर्लियर लर्निंग पे होता है। जो पहले वो चीज़ों को लर्न कर चुका होता है, तो जिस तरीके से या वो उन चीज़ों को या उसके अंदर जो सलाहियत होती है कि वो अपनी लर्न चीज़ों को स्टोर कर सकता है, उस एबिलिटी को आप कहते हो मेमोरी। यानी वुडवर्ड ने कहा था कि जब आप प्रीवियसली लर्न ऑब्जेक्ट को रिमेंबर करते हो, वो है मेमोरी। जबकि आइजनबर्ग ने कहा था कि मेमोरी क्या है, जब आप चीज़ों को जो है वो जो आपने प्रीवियसली जो है वो लर्न की होती है, उनको स्टोर करने की एबिलिटी को कहते हैं मेमोरी। एंड रिप्रोड्यूस, और उसके बाद आप उन इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करते हो इन आंसर टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्टिमुलाई आता है, तो आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करते हो, उसे कहते हैं मेमोरी। फिर इसके आगे इसकी चार स्टेजेस बताई हैं। सबसे पहले आता है लर्निंग, देन रिटेंशन, फिर रिकॉल एंड फिर आ जाता है रिकॉग्निशन। सबसे पहले अगर बात की जाए 4 स्टेजेस में, तो जो लर्निंग है, इसमें आप इन्फॉर्मेशन को या कोई भी आपके पास मटेरियल है तो आप उसको लर्न करते हो। लर्न के बाद रिटेंशन, आपने उन इन्फॉर्मेशन को जो आपने लर्न की होती है अपने माइंड के अंदर, उनको ऑर्गेनाइज करते हो, अरेंज करते हो, ठीक है, रिटेन करते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से रिटेन करते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिकॉल। आपने वो जो इन्फॉर्मेशन रिटेन की होती है, आप उसको दोबारा से रिकॉल करते हो, अपने माइंड के अंदर लेके आते हो कि अच्छा मैंने ये चीज़ें लर्न की थी, इसी तरीके से जो है वो लर्न की थी, आप उसको रिकॉल करते हो। लास्ट में रिकॉग्निशन, जिसमें कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करके आपने जो मटेरियल लर्न किया होता है, आप उसको जो है वो रिकग्नाइज करते हो। जैसे कि आपके सामने डायग्राम में देख सकते हो, इसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले जो स्टेज में बताया कि कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास, इधर आप उसको थ्रू विजुअल स्टिमुलाई जो है वो आप तक आती हैं, या ऑडिटरी स्टिमुलाई के ज़रिए आपके पास आती है। फिर वो इन्फॉर्मेशन को आप कन्वर्ट करते हो फर्स्ट स्टोरी, यानी उसकी इनकोडिंग करते हो। इनकोडिंग करने के बाद आप उनको यानी उसके कोड बनाते हो। कोड बनाने के बाद उसको जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो आप स्टोर करते हो, यानी उसको रिटेन करते हो। रिटेन करने के बाद फिर आता है रीट्राइवल, जिसमें या रिकॉल आता है, जिसमें आप उन इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी के अंदर से जो है वो रीट्राइव करते हो। अब जो रीट्राइव है वो रिकॉल और रिकॉग्निशन दोनों से जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट इसी की डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि आपकी लर्निंग की जो पहली स्टेज आ जाती है उसको कहते हैं, जिसमें आप मटेरियल को लर्न करते हो, वो सबसे पहली फेज़ आ जाती है जिसमें लर्निंग। अब लर्निंग किस तरीके से की जा सकती है, आप एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करके, एक्सरसाइज करके भी लर्न कर सकते हो। ट्राई एंड एरर, यानी पहले ट्राई करोगे, फिर एरर आएंगे, फिर दोबारा ट्राई करोगे, तो ट्राई एंड एरर लर्निंग के थ्रू भी जो है वो आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो। लर्निंग बाय इंसाइट, चीज़ों को समझ के, अंडरस्टैंड करके, दो चीज़ों का आपस में जो है वो लॉजिक या लिंक समझ के, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को यूज़ करके आप जो चीज़ों को लर्न करते हैं, वो आ जाता है लर्निंग बाय इंसाइट। लर्निंग बाय कंडीशनिंग आ जाता है, जैसे कि आपने क्लासिकल कंडीशनिंग और पेरेंट कंडीशनिंग का जो है वो आपको नो हाउ है। तो इसमें बेसिकली हम दो चीज़ों को एसोसिएट करके, यानी दो इरेलीवेंट जो स्टिमुलाई हैं उनको एक दूसरे से एसोसिएट करके भी हम चीज़ों को लर्न करते हैं, या एक स्टिमुलाई को उसके कॉन्सिक्वेंस के साथ एसोसिएट करके भी जो है, यानी अगर इधर आपको उसका कॉन्सिक्वेंस पनिशमेंट मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है, उससे भी जो आप चीज़ों को लर्न करते हो। अब एक दफ़ा जब इन्फॉर्मेशन आप लर्न कर लेते हो, तो फिर आप उसको रिटेन करते हो। अब आप इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से रिटेन करते हैं, डिपेंड करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कितनी देर तक आपकी मेमोरी का हिस्सा रहती है। इन्फॉर्मेशन जो रिटेन करनी है वो माइंड में जो है वो उसमें डिफरेंट ट्रेसेस की फॉर्म में जो है वो माइंड के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर होती है। मेमोरी ट्रेसेस जो है वो परमानेंट भी हो सकती हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। जो परमानेंट होता है उसमें इन्फॉर्मेशन कई कई सालों तक रहती है, जबकि जो टेम्परेरी ट्रेसेस है उसमें कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्फॉर्मेशन रहती है, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिके हो जाती है। जो टेम्परेरी ट्रेसेस है ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो बेसिकली जो स्टोर होती है आपके माइंड में, वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल सर्किट की फॉर्म में जो है वो
स्टोर होती है, जो इजीली कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आएगी, कोई डिस्ट्रैक्टर आएगा तो उससे इजीली जो है वो आप कह लो कि वो डिके हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वो, या एलिमिनेट हो जाएंगे वो टेम्परेरी ट्रेसेस। लेकिन अगर परमानेंट ट्रेसेस की फॉर्म में आपने कोई इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया तो ज़्यादा देर तक आपकी माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिकॉल। रिकॉल में क्या है कि आपने जो लर्न मटेरियल है आप उसको रिप्रोड्यूस करते हो, यानी जो आपने याद किया होता है आप उसको दोबारा से अपने माइंड के अंदर रिकॉल करते हो कि मैंने अभी कुछ देर पहले जो है वो क्या क्या चीज़ें याद किया। अब इसमें जब आप चीज़ों को रिकॉल करते हो तो आपने वो मटेरियल जो आपने लर्न किया था वो अपने सामने नहीं रखते हो, आपने ज़बानी उनको जो है वो रिकॉल करने की कोशिश करना है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियल आपने उस चीज़ को रिकॉल करना है जो आपने लर्न किया होता है। ये वर्बली भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, या राइट डाउन करके भी जो है वो आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। अब जानते हैं कि जब आप रिकॉल कर रहे हो तो कुछ लर्निंग मटेरियल का है, कुछ पार्ट जो आपने लर्न किया वो आप भूल भी जाओ। रिकॉग्निशन में आता है कि इसमें भी रिकॉलेशन है, लेकिन इसमें आप वो जो आपने लर्न मटेरियल किया होता है उसके साथ कुछ न्यू मटेरियल मिक्स किया जाता है और फिर आपको कहा जाता है कि आप इसके अंदर से वो मटेरियल आइडेंटिफाई करें जो आपने लर्न किया। तो ये रिकॉग्निशन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू रिकॉल, और इसमें फॉरगेटिंग के चांसेस जो है वो पे थोड़े मतलब उस लिहाज से आप कह लो कि इसमें जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। मटीरियल जो दैट सीम टू बी फॉरगेटन इन रिकॉल वो यूजली इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेते हो इसमें रिकॉग्निशन। यानी रिकॉल में अगर आपको कोई चीज़ नहीं याद आ रही, वही रिकॉग्निशन में जब आपको वो चीज़ की थी वो न्यू चीज़ के साथ ऐड करके प्रेजेंट की जाएगी तो आप इजीली, जैसे अगर आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आए तो आपको शायद उसको फिल करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एमसीक्यूज़, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपकी जो है वो रिकॉग्निशन होती है, आपके लर्न मटेरियल के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करके दी जाती हैं तो आप इजीली उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हो या लर्न मटेरियल को रिकॉल कर लेते हो। लेकिन अगर वही आपकी सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स होती तो उसमें सिंपल रिकॉल जो होता उसमें कोई जो है वो रिकॉग्निशन नहीं होती, यानी न्यू मटेरियल जो है वो ऐड नहीं किया होता। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें बताया हुआ है कि मटेरियल जो है आपके पास जो मेमोरी परसेंटेज है वो हमेशा हायर होती है इन रिकॉग्निशन में एज़ कम्पेयर टू रिकॉल, क्योंकि रिकॉल में आपको कुछ चीज़ें रिकॉल याद नहीं आती, कुछ आपको जो है वो याद आती हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल बताइए कि आप एक लेटर रिसीव करते हो अबाउट कमिंग ऑफ योर वन स्कूल टाइम फ्रेंड, लेकिन आप इजीली रिकॉल नहीं कर पाते कि कौन सा फ्रेंड है, लेकिन जैसे ही आप उसको देखते हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ अच्छा ये वो वाला जो है मेरा पर्टिकुलर फ्रेंड है। नेक्स्ट इसके लेवल ऑफ प्रोसेसिंग बताए हुए, 3 लेवल बताए हुए कि मेमोरी जो है वो किस तरीके से टेक प्लेस होती है। एक आता है इनकोडिंग, फिर आता है स्टोरेज, फिर आता है रिट्राइवल। इनकोडिंग में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लर्न की होती है आप उसको माइंड के अंदर जो है वो आप इनकोड करते हो, इसकी कोडिंग बना के आप माइंड के अंदर जो है वो रिटेन करते हो कि मैंने इस इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से याद करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेंथी पैराग्राफ है, आप क्या करते हो उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो या उसकी हेडिंग्स बना के जो है वो उसको याद करनी है, आपने उसकी इनकोडिंग की। इनकोडिंग करने के बाद जो है वो आप उन इन्फॉर्मेशन को जो है वो अपने माइंड के अंदर स्टोर करो। अब जितनी दफ़ा आपने उसको इन्फॉर्मेशन को बार बार रिवाइज़ किया होगा, एक्सरसाइज किया होगा, उतनी देर तक आपको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टोर रहेगी। यानी अब डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी सेंसरी मेमोरी में स्टोर की है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। और लास्ट में आ जाता है फिर उसकी रीट्राइवल, जिसमें आप दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो रिकॉल करते हो जो आपने स्टोर की होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स। ये दो जो है वो इसमें 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स बताई हैं कि हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, लर्न मटेरियल लर्न करते हैं तो वो एक ज़्यादा देर के लिए हमारी मेमोरी में रिटेन नहीं रह सकता। ऑन द बेसिस ऑफ ये ड्यूरेशन कि कौन सा मटेरियल कितनी देर रिटेन रहता है उसकी बेस पे ये 3 टाइप्स बताई गई हैं। यानी जैसे आप कोई स्टिमुलाई देखते हो, आप इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से आपकी मेमोरी के अंदर आती हैं तो वो सेंसरी मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी से इन्फॉर्मेशन ईजीली भूल जाती हैं। फिर अगर आप सेंसरी मेमोरी पे थोड़ी अटेंशन देते हो, तवज्जो देते हो, तो वही इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। और अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी पे थोड़ी ज़्यादा रिहर्सल करते हो, ज़्यादा अटेंशन देते हो, फोकस करते हो, तो वही इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। जैसे कि आपने नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हो, कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आया इधर आपकी विजन की सेंस को यूज़ करके, हेयरिंग की सेंस को यूज़ करके, या मूवमेंट को जो है वो आपने कोई परफॉर्म करके कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, उससे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी सेंसरी मेमोरी का हिस्सा बनेंगी। सेंसरी मेमोरी के बाद अगर आपने उसको सेंस कर लिया, अब आपने उसको अटेंशन दी है, तो वो आपकी नेक्स्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी आपकी वर्किंग मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी। और अगर आप उसको बार बार रिहर्सल करते हो, बार बार उसको प्रॉपर तरीके से इनकोड करते हो, प्रॉपर तरीके से अपने माइंड के अंदर स्टोर करते हो, उसकी रीट्रायल करते हो, तो वही इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। यानी कहने का मतलब ये है
कि जो आपके पास सेंसरी मेमोरी उसमें इंफॉर्मेशन 25 आप कह लो कि मतलब सेकंड में, सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास स्टोर रहती है। उसके बाद वो डिके हो जाएगी, लॉस हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दी। लेकिन अगर उसी इन्फॉर्मेशन को आपने अटेंशन दी है तो आपके पास लेस देन 1 मिनट तक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा रहेगा, और अगर आपने उसको अटेंशन नहीं दी तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो है वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से अटेंशन दी है तो वही इन्फॉर्मेशन फिर आपकी जो है आपने बार बार उसकी इनकोडिंग की, रिट्राइवल की, तो वही इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी, जिसमें ज़्यादा देर के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहेगी। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि आपने देखा होगा ऊपर ये ग्रीन कलर में स्टिमुलस दिखाया है, फिर सेंसरी ऑर्गन दिखाया हुआ है, सेंसरी मेमोरी दिखाया हुआ है कि 1 सेकेंड तक है, आप प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन को टेंशन दोगे तो वो की शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी। उस पर आप बार बार रेपिटेशन करोगे, रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, प्रॉपर तरीके से इनकोडिंग स्टोरेज करोगे, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी, जिसमें कहीं कहीं डेज, मंथ या ईयर तक आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रहेगी। आगे ये वही डिस्क्रिप्शन बताई हुई कि सेंसरी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन रिटेन रहती है 1 to 2 सेकेंड सिर्फ रहती है। मेमोरी ट्रेसेस जो है वो इजीली फेड अवे हो जाते हैं और चीज़ें भूल जाती हैं। विजुअल इमेजेस, आगे 2 तरह की मेमोरी की टाइप्स बताएं कि जो विजुअल इमेजेस आपकी रेटिना पे बनते हैं वो 1 सेकेंड तक रिटेन रह सकते हैं इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो विजुअल इमेजेस की मेमोरी है जो 1 सेकेंड तक रहती है उसको आप कहते हो आइकॉनिक मेमोरी। इसी तरह सेंसरी मेमोरी ऑफ साउंड, अगर आपने कोई वॉइस सुनी है वो आपकी कान में चाहे या आपकी मेमोरी का कितनी देर तक हिस्सा रहती है, फॉर 2 सेकेंड, उसे कहते हैं इकोइक मेमोरी। 2 सेकेंड के बाद वो आपको चीज़ जो है वो, अगर आप और सुन रहे हो चीज़ तो आपको वो भूल जाएगी। हाँ, अगर आपने उस पर प्रॉपर तरीके से अटेंशन दिया, फोकस किया, तो फिर वो आपको चीज़ याद रह जाएगी ज़्यादा देर के लिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी में मटेरियल रिटेन रहता है फॉर 30 सेकेंड ओनली, या आप 1 मिनट कह लो, और उसके बाद आप वो चीज़ें भूल जाते हो अगर आप उसको बार 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 उस पर अटेंशन नहीं देते हो, बार बार उसे रिकॉल नहीं करते हो, रिट्राइव नहीं करते हो, या उसको प्रॉपर तरीके से रिपीट जो है वो नहीं करते हो। लर्न मटेरियल कैन बी ब्रोकन वेरी इजीली बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा है तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो चीज़ ईजीली जो है वो आपकी मेमोरी से जो है वो निकल सकती है, वो ईजीली इन्फॉर्मेशन का जो है वो लॉस हो सकता है। मटीरियल इज रिटेन एज लॉन्ग एज द बायोइलेक्ट्रिकल करंट कीप ऑन सर्कुलेटिंग इन द न्यूरल सर्किट। मटीरियल जो आपके पास रिटेन रहेगा वो तब तक रहेगा जब तक कि आप वो मेमोरी ट्रेसेस पे काम करते रहोगे, और तब तक वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रहेगी। जैसे ही वो न्यूरल जो है वो सर्किट टूटेगा, कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जिस पर आपने फोकस नहीं किया था वो ईजीली जो है वो डिके हो जाएगी, वो मटीरियल आप भूल जाओगे। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी का बताया हुआ है, जैसे हमने बात की थी कि इसमें इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं मिनट्स आवर और डेज तक रहती है, ईयर्स तक आपके पास इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। बहुत सारे आगे बताया कि ओल्ड पीपल जो हैं वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने मूवमेंट्स और चाइल्डहुड में उनको स्टिल जो है वो याद होते हैं, तो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन की लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बने होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा देर तक वो याद रहती हैं। नेक्स्ट बताया हुआ है कि कुछ मेमोरी ट्रेसेस जो हैं वो परमानेंट होते हैं, जैसे हमने पीछे बात की थी कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जिनको हम टेम्परेरी ट्रेसेस की फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं अपने मेमोरी में, कुछ को परमानेंट। जो परमानेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो ट्रेसेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, उनका कम मतलब कम एक्सपोज होते हैं टू इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इस वजह से उनके डिके होने के चांसेस कम होते हैं, उनके फॉरगेट होने की, उन इन्फॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं। आगे ये डिफरेंट एस्पेक्ट बताए हुए हैं। अगर कोई इवेंट है उससे रिलेटेड, जो आप अपने इवेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जब आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है वो अपने माइंड में उसकी इन्फॉर्मेशन को रिटेन रखते हो, तो उसको कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। जैसे बर्थडे पार्टी पे क्या हुआ था, उस इवेंट पे क्या हुआ था, क्या स्पेशल था, वो इवेंट कैसा था, वो वाली जो मेमोरी आ जाती है वो आती है एपिसोडिक मेमोरी। जब किसी इवेंट के अंदर मीनिंग या फीलिंग के लिहाज से आप जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हो अपनी मेमोरी में, तो उसे कहते हैं सीमेंटिक मेमोरी, यानी आपने वहाँ पे फ़न कितना किया, इन्जॉयमेंट क्या किया, या आप उससे मीनिंग क्या निकालते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो सारी होती है वो आ जाती है आपकी सीमेंटिक मेमोरी में। फिर आता है कुछ ऐसी मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी होती है वे सर्टन पार्ट ऑफ इवेंट्स आर रिमूव, तो उसमें आप सम न्यू थिंग्स जो है वो ऐड करते हो, उसको आप कहते हो रिकन्स्ट्रक्ट, यानी आपको कोई स्टोरी याद है, कोई इवेंट याद है, उसका कुछ पार्ट भूल गए हो, तो उसमें आप वो जो खुद से न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो उसको कहते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव मेमोरी। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग रिकॉल और बर्थडे पार्टी, आप कुछ सम ईटेबल थिंग तो जो सर्व की गई थी आप उनको भूल जाओ, लेकिन आपको एंड ऐड कर लो सम मेंबर्स को जो एक्चुअली वहाँ पे पार्टिसिपेट, वहाँ पे प्रेजेंट जो है वो नहीं थे, आप उनको जो है वो याद करो, उनके बारे में जिक्र करो, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने खुद से जो है उसके अंदर ऐड की, तो उसको आप कहते हो रिकन्स्ट्रक्टिव मेमोरी।
फिर आपके पास दो तरह की मेमोरी आ जाती है, एक पैसिव मेमोरी और एक एक्टिव मेमोरी आती है। पैसिव मेमोरी जिसको स्पॉन्टेनियस मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें आपको पास्ट जो लर्न मटीरियल है, स्किल्स को आप रिकॉल करते हो विदाउट एनी एफर्ट और विल, यानी आप मतलब एफर्ट ना भी लगाओ तो फिर भी आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं। जैसे रिवर गैंग है तो उसको जो है वो पानी की प्योरिटी के लाते, हिस्ट्री के लाते या माइथोलॉजी के लाते सारी इन्फॉर्मेशन याद होगी, क्योंकि वो उसकी पार्ट ऑफ जॉब है। तो वो इन्फॉर्मेशन को उसको रिकॉल करने के लिए ना तो टाइम चाहिए होता है, ना उस पर उसे एफर्ट करनी पड़ती है, वो इन्फॉर्मेशन उसको वैसे ही याद होती है। एक्टिव मेमोरी में आपको एक्टिवली जो है वो चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है, रिमेंबर करना पड़ता है। जैसे कि आप अपने कोई चाइल्डहुड फ्रेंड को जो है वो याद को सोच के दिमाग में जोर डाल के तो वो आ जाती है एक्टिव मेमोरी, जिसमें आप एक्टिवली चीज़ों के बारे में जो है वो थिंक करते हो या उसको जो है वो रिकॉल करते हो कि वो क्या चीज़ थी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पर्सनल एंड इम्पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी में आ जाता है कि आपकी जो पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंसेस है जब उनको याद करते हो आपकी पर्सनल मेमोरी आता है। इम्पर्सनल जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है। रोट मेमोरी में आता है जिसमें आप मैकेनिकल रेपिटेशन करते हो मटीरियल की। लॉजिकल मेमोरी में आता है प्रॉपर रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग, यानी आप या फैक्चुअल किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को, जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या अंडरस्टैंडिंग है, रीजनिंग है, वो सारी जो आपकी मेमोरी है वो आ जाती है लॉजिकल मेमोरी, जिसमें आप चीज़ों को लॉजिक समझ के उसको मेमोराइज करते हो, अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाते हो। नेक्स्ट ये कुछ मेथड्स बताए हैं मेमोराइजिंग के कि एक आप किन किन तरीक़ों से इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से जो है मेमोराइज कर सकते हो। सबसे पहले आ जाता है आपके पास रेपिटिशन। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को जो है वो अच्छे से मेमोराइज करोगे, उतना बार बार रिपीट करोगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद दोबारा उसको याद करोगे, ओवर लर्निंग करोगे, तो उतना अच्छी वो आप चीज़ आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी। क्योंकि हमने पीछे बात की थी ना कि आप कोई स्ट्रीमलाइन देखते हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव मेमोरी का हिस्सा बनती है। 1 सेकंड बाद वहाँ से जो है वो 1 to 2 सेकंड बाद इन्फॉर्मेशन वहाँ से लॉस्ट हो जाती है अगर आप उसको रिपीट नहीं करते हो या उसको लर्न नहीं करते हो या उस पर अटेंशन नहीं देते हो। इस तरह वो इन्फॉर्मेशन अगर आपने उस पर रेपिटेशन की है, उस पर तवज्जो दी, अटेंशन दी, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का बनता है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर 1 से 2 मिनट तक आपने उसको अटेंशन नहीं दी तो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। और अगर आप उस पर टेंशन देते हो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी मेमोरी को बेहतर करना चाह रहे हो तो चीज़ों को बार बार रिपीट करो, उसको ओवर लर्न करो, सेल्फ रिसाइटेशन, चीज़ों को रीड आउट करके फिर उसको रिकॉल करो। थर्ड मेथड आता है स्पेस फैक्टर। अगर कोई चीज़ आपने उसे लर्न किया है तो उसके बाद उसको थोड़ा गैप लेकर उसके दोबारा उसको एक दफ़ा जो है वो याद करो, तो यूँ वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी मेमोरी का हिस्सा बनेंगी। जैसे कि आप एग्जाम डेज में क्या करते हो, सुबह एग्ज़ाम होता है, रात को प्रिपेयर करते हो, सुबह जाके पेपर दे आते हो और कुछ टाइम के बाद आपको चीज़ें भूल जाती है। लेकिन वही चीज़ अगर आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले याद करो, फिर एग्ज़ाम से 1 दिन पहले याद करो, फिर एग्ज़ाम की रात को याद करो, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद आ जाएंगी, क्योंकि अब आपने स्पेस प्रैक्टिस करके उन चीज़ों को मेमोराइज़ किया है। मीनिंगफुल और एसोसिएशन, अगर किसी मटेरियल में मीनिंगफुल नहीं है तो हो सकता है वो आपको चीज़ें याद नहीं है। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा आप उसका मीन समझ के उनको एक दूसरे के एसोसिएट करके याद करते हो तो वो चीज़ें आपको उतने अच्छे तरीके से मेमोराइज रह जाती हैं। जैसे प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन की कोडिंग करो कि अच्छा ये स्टेप वाइज है तो ये पहले स्टेप आएगा फिर ये आएगा, उनको एलैबोरेट करके उनका मीनिंग को समझ के मीनिंगफुल वे में अगर आप उन चीज़ों को मेमोराइज करते हो तो ज़्यादा देर तक आपको याद रहती हैं। जो वर्बल इन्फॉर्मेशन है आप उनको कन्वर्ट करते हो मेंटल इमेजेस में, यानी कोई वर्बल इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में कई इमेज बना के आप चीज़ों को याद करो तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह जाएंगे। अगर कोई फैक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, तो आप उनको जो है वो मीनिंग जो है वो पे फोकस करते हो रादर देन देयर सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक के बिहाइंड जो है वो इनकी मीनिंग क्या है। तो जब आप उसके मीनिंग की देख के उनको याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद आएगा, बजाय कि सिर्फ आप सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पानी है तो पानी का बज़ाहिर जो आप कलर है उस पर देखो, पानी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो तो आपने नहीं देखा। या पानी के लिए आते जो और अदर जो है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो अगर जब तक कि आप उन पे फोकस करके याद नहीं करोगे कोई चीज़ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ का मीनिंग को प्रॉपर तरीके से फोकस करके याद करोगे तो ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी का हिस्सा रहेगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के याद करो। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, आप न्यू इन्फॉर्मेशन को रिलेट करते हो टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जब आप इन्फॉर्मेशन को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह जाएंगी। जी, नेक्स्ट हम देख रहे थे कि हम इन्फॉर्मेशन को जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करके याद करते हो तो भी आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप उनको विदाउट रिलेट करेंगे। आप अगर याद करो कि अच्छा फलान टाइम में मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ था, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को डेंगू होता है
तो अब उसने डेंगू के साइन एंड सिम्टम या पैथोफिजियोलॉजी को अगर मेमोराइज़ करना है, वो ये सोचे कि अच्छा जब मुझे डेंगू हुआ था, अच्छा मुझे ये साइन एंड सिम्टम हुए थे, तो मैं ये कंडीशन हुई थी, ये वजह थी जिसकी वजह से मुझे हुआ। तो जब वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इन्फॉर्मेशन को रिलेट करके याद करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी मेमोरी का हिस्सा जो है वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। नेक्स्ट आता है फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी मेमोराइजेशन में, कितने अच्छे तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को इनकोड करते हो, स्टोर करते हो। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी अगर आप इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से इनकोड करते हो, चीज़ों को अच्छे से परसीव करके अपने माइंड में उसको रिटेन करते हो, तो आपको ज़्यादा देर के लिए याद रहती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप उनको सुपरफिशियल यानी प्रॉपर तरीके से इनकोडिंग किए बिना याद को। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है आपने अच्छे तरीके से उसको समझ के याद की, तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। अगर आपने खाली रट्टा लगाया तो वो आपको भूल जाएगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन इधर आपने अपनी सेंसरी मेमोरी का हिस्सा बनाया है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, तो वो भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपकी मेमोराइजेशन पे। या आपने इन्फॉर्मेशन को कितना माइंड में इमेज बना के कितने अच्छे तरीके से परसीव करके याद किया, तो वो आपका एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है मेमोराइजेशन में। फिर डिपेंड करता है, सेकंड है रिटेनिंग, आप कितना अच्छा उसको रिटेन करते हो। रिटेन करने के लिए बार बार रेपिटेशन की ज़रूरत है, रिसाइटेशन की ज़रूरत है कि आप उसको रीड आउट करो। स्पेस प्रैक्टिस की याद है की जो है वो ज़रूरत है, यानी कि आपने अभी याद किया है तो आप बीच में कुछ पॉज लेके उसके बाद उसको दोबारा जो है वो लर्न करो, दोबारा उसको रिकॉल करो, तो उससे भी चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। फिर आता है क्विक प्रॉम्प्ट एंड करेक्ट रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आपको पता हो कि आपने किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को जो है वो रिकॉल करना है। अगर आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से उसका मीनिंग समझ कर याद करोगे, उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके याद करोगे, तो आपको पता होगा कि अच्छा पहला पॉइंट ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो आपके लिए चीज़ों को रिकॉल करना आसान हो। जैसे कुछ लोगों को निमोनिक से जो है वो चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से याद आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने क्विकली इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से जो है वो क्विक वे में रीट्राइव करना है। तो वो उस निमोनिक्स को देकर वो फ़ौरन से इन्फॉर्मेशन को जो है वो रीट्राइव करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें उनकी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो रैंडमली याद करें। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट, कि आप मेमोरी को जो है वो किस किस तरीके से मेथड को, इसमें डिफरेंट मेथड बताए हुए हैं। सबसे पहले लर्निंग मेथड है कि हाउ मच टाइम या ट्रायल एक पर्सन लेता है चीज़ों को लर्न करने के लिए, वो उससे आप उसकी मेमोरी का अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे आपने उसको जो है वो कुछ टाइम दिया कि आप इसमें याद करो, या उसको कुछ ट्रायल दिए तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी जो है वो मेमोरी कितनी अच्छी है। प्रॉम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन मेथड, पर्सन को आप कोई चीज़ लर्न करने के लिए देते हो तो बार बार उसको फीडबैक दो, उसकी मिस्टेक बताओ कि वो यहाँ गलत है, उसको बताओ कि यहाँ बेहतरी की ज़रूरत है, ये आपने अच्छा तरीके से किया, ये अच्छा नहीं किया, तो उससे भी लर्निंग जो है वो बेहतर हो सकती है। या आप अगले की मेमोरी जो है वो मेजर कर सकते हो कि फीडबैक से या नॉलेज को देने से कितनी उसकी लर्निंग में जो है वो उसकी या उसकी मेमोरी में जो है वो कितनी बेहतरी आई है, या चीज़ों को लर्न करने में उसको कितनी आसानी हुई है। सेविंग मेथड में दो स्टेज बेसिकली ये मेथड है, इसमें यूज़ किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन मेमोरी को असेस करने के लिए। एक होता है ओरिजिनल लर्निंग ट्रायल और टाइम, और होता है री लर्निंग, यानी आपने किसी पर्सन को एक इन्फॉर्मेशन दी है याद करने के लिए, फॉर एग्जांपल कहा है कि सारे अल्फ़ाबेट्स याद करें। अब अल्फ़ाबेट्स जब आपने पहली दफ़ा याद दिए हैं उसको, तब उसने ओरिजिनल टाइम में उसने कब याद किया, और दूसरी टाइम जब उसने याद किया तो आपने सिर्फ री लर्न करने के लिए दिया, तब उसने कितना टाइम लिया। जैसे सपोज अगर उसने पहले आधा घंटा लिया, अब उसने 15 मिनट लिया, तो आपको उसकी मेमोरी का आइडिया हो गया कि पहले से अब मेमोरी में बेहतरी है। ये पहले उसको इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में या रिटेन करने में, लर्न करने में ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन री लर्निंग में कम लगा है। फिर सिंपल रिकॉल मेथड आता है, इसमें सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू लर्न अ टास्क एंड दे आफ्टर लर्न मटीरियल इज़ रिकॉल। उसको एक मटीरियल दिया जाता है और उसके बाद सिंपली उसको कहा जाता है कि ओरली या थ्रू राइटिंग जो है उसको रिकॉल करके देखे, तो उससे कितना वो रिकॉल कर पाता है उससे भी आप उसकी मेमोरी को मेजर कर सकते हो। फिर आता है रिकॉग्निशन, जिसमें लर्न मटीरियल प्रेजेंट किया जाता है उसके साथ कोई न्यू मटीरियल ऐड करके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोई डिसऑर्डर बड़े अच्छे से प्रिपेयर किया, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज दे दूँ और कहूँ कि आप इस एमसीक्यूज को सॉल्व करो, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपने रीड आउट की होंगी, जो लर्न की होगी, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की है, फिर उसके अंदर से आप सोचे जो है वो सोचोगे और देखोगे कौन सी बेस्ट ऑप्शन है, तो उससे जो आपकी मेमोरी का अंदाज़ा लगाया जाता है वो आ जाता है रिकॉग्निशन। फिर आता है सीरियल लर्निंग। सीरियल लर्निंग में आ जाता है कि आप पर्सन को जो है वो कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड देते हो और उसको कहते हो कि आप लर्न को जिस सीरियल प्रॉपर सीरियल में आपने सीरियल ऑर्डर में जो है वो आपने इसको प्रेजेंट जिसमें प्रेजेंट हुए हुए उसमें आपने लर्न करना है, तो उससे भी आपको उसकी लर्निंग को या आप उसकी मेमोरी को मेजर कर सकते हो कि उसकी मेमोरी कितनी है। रिकन्स्ट्रक्शन में आप उसे एक पिक्चर देते हो, उसके दिखाते हो, उसके बाद उसको डिफरेंट पार्ट्स उसके डिटैच करके आप उसको दे देते हो, उसे कहते हो उसको रीजॉइन को या रिकन्स्ट्रक्ट करो, तो उससे भी आप इसकी मेमोरी को मेजर कर सकते हो। पेयर एसोसिएट लर्निंग में जो है वो लिस्ट ऑफ पेयर पेशेंट पर्सन को दिए जाते हैं,
इसको कहा जाता है, इसको लर्न करें। उसके बाद जो है वो आप वन उसको कोई जो है अभी आप वर्ड स्ट्रीम यानी जो पेयर वर्ड याद करें उनमें से पहला वर्ड बोलते हो, उससे पूछो कि सेकंड क्या है, तो उससे भी आप उसकी मेमोरी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी मेमोरी कितनी है। नेक्स्ट आता है निमोनिक्स, डिफरेंट वे बताएं जिससे आप मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास मेथड ऑफ लोकाई, पैगवर्ड मेथड या एंड PQR जो है वो PQ4R मेथड आ जाता है। मेथड ऑफ लोकाई की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सारे तीनों जो है वो निमोनिक्स वे हैं जिससे आप जो है वो चीज़ों को अपनी मेमोरी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। इसमें सबसे पहले ये मेथड ऑफ लोकाई बताया हुआ है कि एक निमोनिक मेमोरी स्ट्रेटजी है जो हेल्प करती है लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करने में या रिमेंबर करने में इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी एक सीक्वेंस वाइज आप चीज़ों को याद करते हो कि आपने कहाँ, जैसे इसमें आप इमेजिन करते हो अपने माइंड के अंदर एक रूम या एक घर इमेजिन करते हो, फिर उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो कि फ़लाँ जगह पे ये चीज़ है, फ़लाँ जगह पे ये चीज़ है, फ़लाँ चीज़। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अपनी कबर्ड में कोई चीज़ें रखते हो तो आप सोचते हो अच्छा कबर्ड के ऊपर वाले खाने में मैंने ये रखा, नीचे ये रखा, नीचे ये। इस तरीके से आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना हो तो आप उस तरीके से जो है वो सोचते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किचन में जो है वो ग्रॉसरी की कोई चीज़ें लेके आनी है तो आप सोचोगे अच्छा शेल्फ पे क्या क्या चीज़ कम है, कैबिनेट्स में क्या क्या चीज़ कम थी, कौन कौन सी चीज़ नहीं है जो आनी है। तो उस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को जो है वो लर्न करते हो या मेमोराइज़ करते हो कि आपको किस तरीके। तो इसमें सबसे पहले आप अपने माइंड के अंदर एक प्लेस मेक बनाते हो, फिर उसमें पाथवे जो है वो डिसाइड करते हो, उसके हिसाब से फिर चीज़ों को लिस्ट डाउन करते हो ताकि आपको ईजीली रिकॉल कर सको कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है और कहाँ पे रखी है। जैसे आप अपने कोई चीज़ें आप कबर्ड में या कहीं रखते हो स्टोर, तो आप उन पर्टिकुलर प्लेसेस के लिहाज से याद रखते हो ना कि आपने ये इन्फॉर्मेशन याद रखी है, यहाँ रखी है। तो इसी तरीके से आप अपने माइंड में जो एक निमोनिक्स जो अपने माइंड में एक प्लेसेस बना लेते हो, तो उस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को ईजीली रिकॉल कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें बताया कि इस टेक्निक इन्वॉल्व आप इमेजिन करते हो योर सेल्फ प्लेसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, कि आप एक रूम के अराउंड इन्फॉर्मेशन को प्लेस कर रहे हो एंड देन विजुलाइज करते हो गोइंग बैक और पिकिंग अप इन ऑर्डर यू पुट, कि आपने कहाँ कहाँ कौन सी इन्फॉर्मेशन को जो है वो रखी है। तो यूँ आपको चीज़ें अच्छे तरीके से याद रह जाती हैं। नेक्स्ट आता है पैगवर्ड मेथड, ये भी एक निमोनिक टेक्निक है जिसमें आप बेसिकली 10 आइटम राइम जो है वो बेसिकली ये 10 आइटम राइम आप इसे कह सकते हो कि इसमें आप 10 आइटम्स जो है वो बेसिकली लेते हो, उसको 10 आइटम को जिनको आपने मेमोराइज करना है उनको एसोसिएट करते हो 10 नंबर के साथ या विद 10 पैग ऑब्जेक्ट्स के साथ आप जो है वो उसको एसोसिएट करते हो और फिर आपको कहते हो जैसे 1 बन 2 शूज़। ठीक है, अगर आपने शूज़ को याद करना है तो आप उसको 2 से याद कर लो कि 2 शूज़ होते हैं। ट्री को आप 3 ट्री से, 4 डोर, इस तरीके से आप निमोनिक फॉर्म में जो है वो चीज़ों को मेमोराइज़ करते हो। तो ये पैगवर्ड एक मेथड है जिसको आप 10 राइम मेथड भी कह सकते हो, जिससे आप चीज़ों को मेमोराइज़ करते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास लास्ट आ जाता है PQ4R मेथड। पी से आता है प्रीव्यू, क्यू से आता है क्वेश्चन, आर से आता है रीड, फोर जो आपके पास आर है फिर रिफ्लेक्ट, रिसाइट एंड रिव्यू। प्रीव्यू में आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को प्रीव्यू करते हो, जनरल टॉपिक देखते हो कि कौन कौन से हैं जिसको आपने स्टडी करना है। फिर आप उसके बाद सोचते हो कि इसमें मेरे क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन सोचने के बाद आप इसको रीड आउट करते हो केयरफुली। फिर आप उसमें से क्वेश्चन करते हो कि अच्छा इसमें जो है वो ये चीज़ कहाँ है, इस सवाल का जवाब क्या है, चीज़ों को आपस में रिलेट करते हो और लास्ट में आप रिसाइट में रिकॉल करते हो जो आपने मटेरियल लर्न किया होता है और लास्ट में जो है वो आप सबको ओवरऑल रिव्यू कर लेते हो। ये एक आपका इम्पोर्टेंट PQR4 मेथड्स हैं जिसमें जो है वो आप जिससे आप इन्फॉर्मेशन को जो है वो याद कर सकते हो। जैसे कि आपके पे पीछे डिस्क्रिप्शन जो है वो बताया कि रिव्यू में आप सारी प्रीव्यू में आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट करते हो जो उस टॉपिक के लिहाज से है। फिर आप क्वेश्चन अपने आप से करते हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है। फिर इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से रीड आउट करते हो। फिर बीच में पॉज लेके आप रिफ्लेक्ट करते हो कि आपको मटीरियल समझ आया है या नहीं आया। फिर उसको दोबारा आप रिसाइट करते हो एक दफ़ा ताकि आप इजीली जो है वो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सको। लास्ट में जो है वो उसको रिव्यू करते हो कि कहाँ पे जो है वो आपको कहाँ एक्स्ट्रा टेंशन देने की ज़रूरत है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से याद हुई है या नहीं हुई। फिर इतना एक और मेथड बताया SQ3R स्टडी टेक्निक, जिसमें सबसे पहले आप आ जाता है सर्वे करके आप देखते हो कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है या नहीं करनी है, कौन सी जो आपने चीज़ों को मेमोराइज़ करना है या नहीं करना है। फिर उसके लिए आप अपने माइंड में क्वेश्चन बनाते हो। क्वेश्चन बनाने के बाद जो आपको नहीं क्वेश्चन क्लियर होते आप उनको रीड आउट करते हो, रिसाइट करते हो, लास्ट में रिव्यू कर लेते हो। फिर नेक्स्ट मेथड्स बताएं जिनसे आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले
फोकस योर अटेंशन। जितना ज़्यादा आप अटेंटिव होकर कोई चीज़ को मेमोराइज करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चीज़ें आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगी। अवॉइड क्रैमिंग, रट्टा नहीं लगाना। चीज़ों को स्ट्रक्चराइज करके ऑर्गेनाइज करके जब आप याद करते हो तो वो ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी का हिस्सा रहती हैं। निमोनिक्स आप डिवाइसेस, जैसे आपने कोई निमोनिक्स बना के, जैसे आप लोग फार्माकोलॉजी की जो है वो मेडिसिन याद करते हो निमोनिक्स बना के, तो आप में तो बहुत सारे लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से उस तरीके से याद हो जाती होंगी। एलैबोरेट एंड रिहर्सल, कोई एक टॉपिक है अगर आपको समझ नहीं आता तो आप जितना उसको एलैबोरेट करोगे, करके रीड आउट करोगे, उसको अपने माइंड में उसका मीनिंग क्लियर करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेंगी। रिहर्सल, उसको बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे देर तक आपकी मेमोरी का हिस्सा रहेंगी। विजुलाइज कॉन्सेप्ट, आप अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ सुनी है तो आप उसको विजुअल फॉर्म में देखो। जब आप विजुअल फॉर्म में देख लोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहती है। आप कोई बीमारी पढ़ते हो AHN1 में, लेकिन जब वही आप उसका लाइव पेशेंट देखते हो तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रह जाती हैं। फिर आता है रिलेट, आती है न्यू इन्फॉर्मेशन टू थिंग यू ऑलरेडी नो। आप न्यू इन्फॉर्मेशन को रिलेट करते हो जो आपने ऑलरेडी याद किया। जब आप न्यू इन्फॉर्मेशन को ओल्ड से रिलेट करके याद करते हो तो तब भी आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देर तक याद रह जाती है। रीड आउट लाउड, ऊंची आवाज़ से रीड आउट करो, उससे भी आपको चीज़ें अच्छे तरीके से ज़्यादा देर तक याद रह जाएंगी। एक्स्ट्रा अटेंशन दें जो डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन, जिनको आपको लगता है कि आप भूल जाते हो बार बार, उनको ज़्यादा उन पर अटेंशन दें, उनको बार बार उन पर रिहर्सल करें, एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, उनको रिपीट करें। वेरी योर स्टडी रूटीन, अपनी स्टडी के अंदर थोड़ी सी चेंज, यानी अगर आप पहले मैथ्स प्रैक्टिस करते हो तो अब स्पेस प्रैक्टिस पे आ जाओ। मैथ प्रैक्टिस एग्जाम से एक रात पहले पढ़ा और सुबह जाके पेपर दे आए, तो उसमें चीज़ें आपकी कम देर तक मेमोरी का हिस्सा रहती हैं। लेकिन वही चीज़ों को अगर आप एक दफ़ा याद किए, बीच में थोड़ा स्पेस दो, फिर याद करो, फिर स्पेस दो, फिर याद करो, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी का हिस्सा रहती हैं। फिर नेक्स्ट आता है गेट सम स्लीप, प्रॉपर तरीके से रेस्ट भी लें ताकि आपको जो है वो चीज़ें अच्छे तरीके से याद रह जाएँ। नेक्स्ट आ जाता है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग आ जाता है कि ये डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन बताई थी फॉरगेटिंग। मोहन साहब ने कहा था फॉरगेटिंग क्या है, सिंपल द फेलियर टू रिटेन और टू बी एबल टू रिकॉल व्हाट हैज़ बीन एक्वायर्ड। जब आप इंफॉर्मेशन जिसको आपने रिटेन की होती है, जब आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हो, ठीक है, जो या वो चीज़ें जो आपने सीखी होती हैं आप दोबारा उनको मेमोराइज नहीं कर पाते, रिट्राइव नहीं कर पाते उन इन्फॉर्मेशन को, तो उसको आप कहते हो फॉरगेटिंग। वुडवर्ड ने डिफाइन किया था फॉरगेटिंग को कि एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। पेट्रोव्स्काय और जो है यूरोस्काय जो है शेल्स्काय, इसने कहा था कि फॉरगेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें बेसिकली आपकी जो रिकॉल की एबिलिटी है, ये रिप्रोड्यूस की एबिलिटी है, उसमें क्या होता है ग्रेजुअली उसमें डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी एबिलिटी में जो है वो क्या होता है, उसमें जो है वो डिक्रीज आना शुरू होता है, उस एबिलिटी में जो है वो कमी आना शुरू हो जाती है। उसको आप कहते हो फॉरगेटिंग। थ्योरी इसने डिफरेंट दी थी फॉरगेटिंग की। सबसे पहले डिसयूज या डिके थ्योरी आती है। डिसयूज या डिके जो आपकी थ्योरी आती है उसमें जो थ्योरी में सबसे ज़्यादा है, उसमें इसने जो है वो कहा था कि जब आप इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में रिटेन हुई है, जो मेमोरी ट्रेसेस है, अगर आप उन पे एक्सरसाइज नहीं करते हो, उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको बार बार रिवाइज नहीं करते हो, मेमोराइज नहीं करते हो, तो वो चीज़ें आप भूल जाते हो। यानी मेमोरी ट्रेसेस जो रिटेन होते हैं माइंड में फेड अवे होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते तो आप चीज़ें भूल जाते हो जो आपने याद की होती है। तो याद रखने के लिए, मेमोरी का हिस्सा बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों पर बार बार आप एक्सरसाइज करो, उनको रिवाइज करो, उनको रिपीट करो, रिकॉल करो, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा देर के लिए आपकी मेमोरी का हिस्सा नहीं। फिर इसने एक ये रिसर्च की थी जिसमें इसने बताया था कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन लर्न की है तो 20 मिनट्स के जो फॉरगेटिंग है वो 42% होगी, 1 डे के बाद 60% हो जाएगी, यानी उन इन्फॉर्मेशन का 66% आप भूल चुके होगे। 2 डेज बाद 72% भूल जाओगे, 6 डेज बाद 75, और 31 दिन के बाद जो है वो तकरीबन 79%, यानी 80% आप भूल चुके होगे। सिर्फ उसकी आपके पास जो चीज़ें याद रह जाएंगी, आप कह लो 4% इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको याद आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिप्रेशन जो है वो थ्योरी। रिप्रेशन थ्योरी बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है रिप्रेशन, जिसमें आप जो आपकी पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं आप उसको अपने अनकॉन्शियस में बरीड कर देते हो। तो फ्रॉइड ने ये कहा था कि रिप्रेशन थ्योरी बेसिकली ये है कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी अनप्लेजेंट होती हैं आप उनको याद नहीं रखते, उनको अपनी मेमोरी का हिस्सा नहीं बनाते हो, बल्कि उसको हम अपने अनकॉन्शियस में ले जाते हो, उनको रिप्रेस कर देते हो, तो उससे भी आप चीज़ों को भूल जाते हो। और इसे कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, यानी आप खुद से चाहते हो कि आप उन चीज़ों को भूल जाओ ताकि वो चीज़ें आपको बार बार तंग ना करे। तो उसने एक लर्निंग की जो है वो ये टाइप बताई थी कि हमारी कुछ सॉरी लर्निंग क्या है फॉरगेटिंग की, ये बताई थी कि कुछ फॉरगेटिंग ऐसी होती है जिसे आप मोटिवेटेड कहते हो, जिसमें हम खुद से चीज़ों को कॉन्शियसली जो है भूलना चाह रहे होते हैं और हम उन इन्फॉर्मेशन को जो है वो अपने कॉन्शियस या अनकॉन्शियस में ले जाते हैं ताकि वो चीज़ें हमें परेशान ना करें।
नेक्स्ट आपके पास आता है, इसमें आप ये देख सकते हो, इसमें बताया हुआ है कि रिप्रेस मेमोरीज कैन नॉट बी रिकॉल, और पर्सन फॉरगेट कर जाता है। जब आप तो अपने अनकॉन्शियस में ले जाते हो तो फिर आप इजीली इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट आप अगर हम थ्योरी की बात करें तो नेक्स्ट आपके ये फिर आता है एक आपके पास जैगानर्क ज़ैगार्निक इफेक्ट। इसने बेसिकली इस रिप्रेशन थ्योरी को चैलेंज किया था। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट ये कहता था कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं जब आप उसको इनकम्प्लीट छोड़ देते हो तो वो आपके माइंड पे कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस डालते रहते हैं, और वो जो इनकम्प्लीट टास्क हैं वो आपको ज़्यादा देर के लिए याद रहते हैं एज़ कम्पेयर टू बेटर कम्प्लीटेड टास्क। ने कहा था, जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि हम कोई काम कंप्लीट कर देंगे तो हम वो भूल जाएंगे, लेकिन अगर वही काम हमने इनकम्प्लीट छोड़ा होगा तो हमें याद रहेगा कि हमने फलां कोई काम था जिसको हमने इनकम्प्लीट किया। तो ये जो आपके पास गवर्नर इफेक्ट आ जाता है, ये कहता था कि अगर आपने कोई काम इनकम्प्लीट छोड़ा हो तो ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी का हिस्सा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको कंप्लीट करें। अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो आप जल्दी भूल जाओगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास गेस्टॉल थ्योरी। गेस्टॉल थ्योरी बेसिकली लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे थी कि डिफरेंट परसेप्शन के डिफरेंट लॉज हैं, जो आप आगे जो है वो नेक्स्ट ईयर में डिटेल उनकी देखोगे। ये थ्योरी ये कहती थी आप अगर इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से अपने माइंड में रिटेन करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा देर तक इन्फॉर्मेशन आपको याद है। यानी लर्न मटीरियल आपने एक दफ़ा रिटेन कर लिया तो कीप ऑन चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली विद लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें चेंज आता रहता है। लेकिन अगर आपकी वो जो परसेप्शन है वो मोर क्लियर थी और स्ट्रॉन्ग थी तो आप इतनी जल्दी वो चीज़ें भूलोगे नहीं, उसमें चेंज नहीं आएगा। यानी अगर आपको लर्न मटीरियल जो आपने अच्छे तरीके से परसीव किया, अपने माइंड में क्लियर और स्ट्रॉन्ग इमेज बनाया हुआ है तो वो आपको इतनी जल्दी भूलेगा नहीं। लेकिन वो मटेरियल जिसके अंदर इरेगुलरिटी या डिस्पैरिटी ज़्यादा है तो वो इजीली चेंज हो जाएंगे, आप वो चीज़ें भूल जाओगे। यानी गेस्टॉल थ्योरी वाले इन शॉर्ट कहते थे अगर माइंड में आपने कोई इमेजेस अपने माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से रिटेन नहीं किया, उनकी परसेप्शन उनका व्यू अपने माइंड में क्लियर नहीं बनाया हुआ तो वो आपको चीज़ें जल्दी भूल जाएंगी एज़ कम्पेयर टू जिनका आपने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। फिर आता है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी ये कहती थी कि दो या मोर देन टू लर्न टास्क इंटरफेयर कर सकते हैं इन द रिकॉल ऑफ ईच अदर। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई इन्फॉर्मेशन पहले याद की थी, उसके बाद आप कोई न्यू याद करते हो तो वो न्यू जो है वो पिछली में इंटरफेयर कर सकती है, या जो आपके पास पिछली है वो न्यू इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। जैसे कि आपके पास दो टाइप्स बताइए, एक आ जाता है रेट्रोएक्टिव इनिबिशन, एक आती है प्रोएक्टिव इनिबिशन। जो आपके पास रेट्रो इनिबिशन है इसे बैकवर्ड डायरेक्शन इंटरफेरेंस भी कहते हैं। इसमें जो न्यूली लर्न टास्क है वो इंटरफेयर करता है, पिछली जो आपने पहली इन्फॉर्मेशन याद की होती है उसको रिकॉल करने में जो है वो इंटरफेयर करता है, और आपको जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन जब आप याद करते हो तो उसकी वजह से पिछली भूल जाती है या पिछली आप याद नहीं कर पाते हो। जबकि जो प्रोएक्टिव है इसमें जो प्रीवियसली लर्न टास्क है वो इंटरफेयर करता है न्यू में, यानी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाते क्योंकि आपके माइंड में कॉन्टीन्यूसली वो प्रीवियसली लर्न टास्क आ रहा होता है। इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन इंटरफेरेंस भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जो थ्योरी आपकी आ जाती है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट थ्योरी प्रोवाइड करती है कि आप वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरगेटिंग, कि इसमें जो है वो बेसिकली ये बताया हुआ था कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन रिटेन किया तो शॉर्ट टाइम मेमोरी में एट अ टाइम 7 आइटम या +- 2 आइटम जो है वो नहीं 7 to 9 आइटम आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आते हो तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल होती है तो जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो पिछली वाली को डिस्प्लेस करती जाती हैं, ओल्ड इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेस होती जाती हैं, उसके यहाँ न्यू इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। तो यूँ आप चीज़ें भूल जाते हो। तो उसने कहा था अगर आपने एक चीज़ याद नहीं तो एट अ टाइम आप 7 से 9 आइटम याद करो, उसको पहले अच्छे से मेमोराइज करो, लर्न करो, रिटेन करो, रिकॉल करो, देन आप नेक्स्ट पे जाओ ताकि फॉरगेटिंग के चांसेस कम हो। लास्ट आता है रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। इसमें था कि हम बेसिकली जब इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं या लर्न करते हैं तो हम उसके कुछ रिट्राइवल क्यूज़ अपने माइंड में बना देते हैं जिससे हम उन चीज़ों को ईजीली रिकॉल कर सकें। जैसे निमोनिक बेसिकली इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए आप बनाते हो, तो अगर आप वो निमोनिक ही भूल गए हो तो समझो आपको जो है या निमोनिक का पहला वर्ड भूल गए तो आपको बाकी सारी चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं। तो रिट्राइवल जो फेलियर थ्योरी थी ये कहता था कि फॉरगेटिंग तब होती है जब इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अवेलेबल होती है लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो एक्सेस करने के लिए क्यूज़ चाहिए होते हैं वो आप भूल चुके होते हो, या आप उसको जो है वो आपको याद नहीं होती, या आप उन तक पहुँच नहीं पाते। तो रिट्राइवल फेलियर थ्योरी ये कहती थी कि व्हेन वी फॉरगेट बिकॉज वी लैक और फेल टू यूज़ द राइट क्यूज़, हमें वो क्यूज़ का नहीं पता, वो प्रॉम्प्ट्स का नहीं पता होता कि जिससे हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है अपनी मेमोरी में स्टोर किया होता है। तो इसे क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग भी कह सकते हैं, जिससे हम जो है वो चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे कि आप बच्चे कहते हैं ना एक बस वर्ड बता दो बाकी सारी चीज़ें मुझे याद आ जाएंगी, तो वो जो फॉरगेटिंग हो रही होती है वो रीट्राइवल
फेलियर थ्योरी आ जाती है। नेक्स्ट ये कुछ फैक्टर्स बताएं फॉर गेटिंग के, जिसमें डिसयूड के, यानी जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, चीज़ों को रिपीट नहीं करते हो, तब भूल जाओगे। रिप्रेशन, अगर अनकॉन्शियस में वो आपने रिप्रेस की हुई इन्फॉर्मेशन को अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए, तब आप भूल जाओगे। गेस्टॉल, यानी अगर चीज़ों को अपने माइंड में इमेज सही से परसीव नहीं सही किया, परसेप्शन क्लियर नहीं है, रिटेन आपने क्लियर वे में नहीं की, तब आप भूल जाओगे। इंटरफेरेंस, पहली इन्फॉर्मेशन की वजह से न्यू इन्फॉर्मेशन आपको हो सकता है उसको आप याद ना कर पाओ, या वो फॉरगेट कर जाओ, या प्रीवियस की वजह से न्यू को रिकॉल ना कर पाओ। तब किस तरीके से आपने मेथड लर्न किया है, जैसे इधर आपने चीज़ों को स्पेस प्रैक्टिस से लर्न किया है, मैथ प्रैक्टिस से, वो कितना डिफिकल्ट है। जो डिफिकल्ट चीज़ें होंगी आप उन्हें जल्दी भूल जाओगे, आसान चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद आएंगी। फिर मीनिंगफुल मटेरियल, वो मटेरियल कितना मीनिंगफुल है वो भी डिपेंड करता है आपको वो भूलता है या नहीं भूलता। कोई हेड इंजरी, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ड्रग या एज, ये सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपकी फॉरगेटिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, फॉरगेटिंग की जो है वो चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी, अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट टाइप है, एक इम्प्लीसिट और एक एक्सप्लीसिट मेमोरी। जिस चीज़ों को आप अनकॉन्शियसली याद करते हो वो आप इम्प्लीसिट मेमोरी उसे कहते हैं, यानी जिसमें आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, यानी जो आपकी पैसिव मेमोरी है वो इम्प्लीसिट मेमोरी आ जाती है। और जो चीज़ें जिसको आप कॉन्शियसली याद करते हो वो आपकी आती है एक्सप्लीसिट मेमोरी। मेमोरी जिसमें आप कॉन्शियस एफर्ट करके चीज़ों को याद करते हो, जैसे आपकी सिमेंटिक मेमोरी वगैरह, ये आपकी आ जाती है एक्सप्लीसिट मेमोरी। जबकि इम्प्लीसिट मेमोरी में आपकी प्रोसीजर मेमोरी, आपने कोई प्रोसीजर देखा है और वो आपको याद आएगी ज़्यादा देर तक, वो अनकॉन्शियस, आपने कॉन्शियस एफर्ट नहीं की थी लेकिन आपको वो चीज़ याद आएगी, तो उसको आप कहते हो एक्सप्लीसिट जो है वो मेमोरी। इसके साथ जो है वो आपका मेमोरी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।